दोस्तों नमस्कार। पुलिस संस्था का जन्म जो हुआ था वो अराजक तत्वों को कंट्रोल करने के लिए, कानून व्यवस्था जो देश में बनाई गई पहली बार, इसके पहले राजा रजवाड़े रहते थे, ठीक, कोई कानून व्यवस्था नहीं थी, सबका अपना अपना कानून होता था, कोई कहीं भी आक्रमण कर देता था। इस तरह से अव्यवस्था थी पूरी तरीके से समाज में, लूटपाट सब कुछ व्याप्त था। तो सभ्य समाज की स्थापना के लिए पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, पुलिस संस्था की ज़रूरत पड़ी और इसकी स्थापना भी हुई। और जब से इसकी स्थापना हुई है तब से पुलिस संस्था पर सवाल उठते आए हैं। इनको शोषणकारी संस्था माना गया। अंग्रेज़ों के जाने के पहले 1947 के पहले तक तो पूर्णतः शोषणकारी व्यवस्था रही, आपको मालूम ही है। उनके जाने के बाद पुलिस संस्था को बरकरार रखा गया इस उद्देश्य के साथ कि चलो अभी जो है, चूँकि हम शोषण से मुक्त हो चुके हैं, अंग्रेज अत्याचारी थे, लेकिन हमारे लोग पुलिस में रहेंगे तो ये अत्याचार शोषण के स्थान पर लोगों से व्यवहार, प्रेम व्यवहार करेंगे, कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे, उचित होने पर ही दंड देंगे। ये दंड देने का काम तो नहीं है पुलिस का, ठीक है, उसको निवारण करने का काम है। तो रोकने का काम, कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम पुलिस ज़रूर करेगी। हाँ, दंड दिलाने में अपराधियों को ज़रूर महत्वपूर्ण भूमिका पुलिस की रहती है। लेकिन दुर्भाग्यवश स्वतंत्रता के बाद भी कमोवेश कहीं कहीं ऐसी ऐसी खबरें आती हैं कि पुलिस व्यवस्था पर, पूरी पुलिस प्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। ये बात दीगर है कि पॉलिटिकल प्रेशर तो रहता ही है पुलिस संस्था पर और पूरी तरीके से उनकी गिरफ्त में है भी। इसीलिए पुलिस सुधार की बात कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कही है, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया, क्योंकि पुलिस को अपने हाथों की कठपुतली अगर न बनाए गवर्नमेंट तो कोई काम नहीं कर सकती अवैध, है ना, अपने हक में कुछ करवा नहीं सकती है। तो अपने लोगों के लिए या फिर अवैध कुछ भी जो करना होता है गवर्नमेंट पुलिस को एक मोहरा बनाकर ही करवाती हैं, चाहे जो सरकारें रहें, चाहे जो पार्टियां रहें। उनका पुलिस विभाग में कहीं ना कहीं एक पकड़ होती है और एक बंदा रहता है जो उनके लिए काम करता है, हर कोई जानता है। तो पुलिस व्यवस्था को जब तक, पहली बात तो ये है कि जब तक उनके हाथ से मुक्त नहीं कराया जाएगा, स्वतंत्र संस्था जब तक नहीं बनाई जाएगी, तब तक ये सब कर पाना असंभव है, उसके लक्ष्य तक पहुंच पाना असंभव है। तब तक कहीं ना कहीं एक जगह अगर वो आप पॉलिटिकल व्यक्ति के लिए, गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है तो गवर्नमेंट भी उस अधिकारी के अगेंस्ट कुछ भी एक्शन लेने से कतराएगी और इस तरह के केसेस सामने आएंगे जहां पे कुछ भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होने पर, बहुत ज़्यादा लाइमलाइट पे आ गया वो मामला, तो कार्रवाई होती है। नहीं तो फिर उसी तरीके से इतना बड़ा मामला न हुआ होता तो इस मामले को भी रफा दफा कर दिया जाता। आपने देखा 2 बड़े अधिकारी किस तरह से दबाव में डाल रहे थे जो फैमिली थी, जो पीड़ित परिवार था उस पर। फिलहाल इस वीडियो में हम इन सब बातों पे चर्चा नहीं करेंगे, ये चर्चाएं तो बहुत सुन रहे हैं आप। हम कानून की दृष्टि डालेंगे और विभिन्न वादों के दायरे में देखेंगे कि क्या अधिकार हैं और ऐसे में क्या अभिरक्षा मिली हुई है कानून के द्वारा लोगों को, ठीक है। इस और आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिन्हें आप लिख सकते हैं, अगर एग्ज़ाम में लिखेंगे तो नंबर भी पाएंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें किसी केस लॉ से शुरू करते हैं तो नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य, नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य 1993 में ये केस था, ठीक है, 1993 का केस है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्धारित किया था कि पुलिस अभिरक्षा में जो गिरफ्तार व्यक्ति होगा और जेल में जो कैदियों की रक्षा होगी, इन दोनों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। ये किसने कहा था? उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि ये राज्य का कर्तव्य है कि पुलिस अभिरक्षा में जो गिरफ्तार व्यक्ति है और जेल में जो कैदी है उनकी रक्षा करे। और यदि पुलिस अभिरक्षा या जेल में उसके मूल अधिकारों का राज्य या उसके सेवकों द्वारा, सेवक मतलब पुलिस या अन्य संस्थाओं, कोई अन्य सरकारी व्यक्ति, एसडीएम, डीएम आदि हो गया, उनके द्वारा उल्लंघन अगर होता है, उनको बेवजह प्रताड़ित करते हैं, मारते पीटते हैं, ठीक है, हिंसा करते हैं, तो राज्य को ऐसे नागरिकों को क्या देना होगा? प्रतिकर देना होगा। ये कहा, किसमें कहा था? नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य में। इस मामले में हुआ क्या था कि जो मरने वाला व्यक्ति था पुलिस अभिरक्षा में, एक 22 वर्ष का व्यक्ति था जिसे पुलिस द्वारा किसी अपराध की जांच के संबंध में
दिसंबर 1992 की शाम को 8 बजे या रात 8 बजे गिरफ्तार किया गया और थाने में बंद कर दिया गया। उसे हथकड़ी लगी हुई थी और पुलिस का एक कांस्टेबल रात में पहरा दे रहा था। 2 दिसंबर को क्या होता है कि उसकी हथकड़ी लगी हुई लाश जो है, जिस पर बहुत सारे चोटें भी लगी थी, उसको बहुत सारी चोटें थी शरीर में, वो रेलवे लाइन के किनारे पर पड़ी पाई गई थी। मृतक की मां ने, जो मृतक था उसकी मां ने, नीलावती जो बेहरा थी, न्यायालय को पत्र लिखा और पुलिस अभिरक्षा में अपने पुत्र की मृत्यु की सूचना दी और नुकसानी की मांग की। उच्चतम न्यायालय ने उसके पत्र को रिट की तरह मान करके पूरे मामले की डॉक्टरी जांच करवाई और जिसमें यह चिकित्सकीय जांच में पाया गया कि मृतक की मृत्यु पुलिस के मारने पीटने से हुई थी। अतः उसकी मां को मृतक पुत्र की उम्र और 1200 से 1500 रुपए की आय को ध्यान में रखते हुए 1.5 लाख रुपए का प्रतिकर दिलवाया गया। उस समय 1.5 लाख रुपए बहुत ज़्यादा होते थे, मतलब ठीक ठाक रकम होती थी 1993 में, तो 1.5 लाख रुपए ठीक ठाक रकम मानी जाती थी उस समय। हालांकि फिर भी ये पूर्ण न्याय नहीं कहा जा सकता क्योंकि पुलिस वालों पर पूरी तरह से कार्रवाई नहीं हो पाई थी, बाद में वो सब रिहा हो गए थे। अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय जोगिंदर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ये भी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, ध्यान रखिएगा, जोगिंदर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने जांच के दौरान एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के संबंध में महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। किसने? उच्चतम न्यायालय ने, जोगिंदर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में। न्यायालय ने कहा था कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के सहभागी होने के संदेह मात्र पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण है, जोगिंदर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। क्या कहा था कि किसी व्यक्ति को केवल ये शक है कि इस अपराध में इसने भाग लिया है, इस संदेह मात्र पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय पुलिस अधिकारी को इस बात से संतुष्ट या पूर्ण संतुष्ट होना आवश्यक है कि उससे गिरफ्तार करने का युक्त औचित्य है और इसको न्यायालय में उसे बताना होगा। न्यायालय ने इस संबंध में कई सिद्धांत विकसित किए, जिसमें मुख्य जो सिद्धांत थे, पहला सिद्धांत यह था कि पुलिस अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति को थाने में लाने पर यह बताए कि उसे क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं। दूसरी बात कि गिरफ्तार को यदि वह प्रार्थना करता है, जो गिरफ्तार व्यक्ति है, तो उससे किसी ऐसे मित्र, संबंधी या किसी अन्य व्यक्ति को जिसे वह जानता है, जिससे बात करना चाहता है, जिससे उसका कल्याण हो सकता है, उसे ऐसा लगता है इससे बात करके उसका कल्याण हो सकता है, उसकी गिरफ्तारी की तथा उस स्थान की जहाँ पर वो रखा गया है जितनी शीघ्र हो सके जो भी साधन हो उपलब्ध तुरंत उनको सूचना दे। और तीसरा सिद्धांत दिया था, पुलिस डायरी में इस बात की प्रविष्टि की जाएगी कि इस संबंध में किस व्यक्ति को सूचित किया गया था। ये 3 बातें महत्वपूर्ण जो सुप्रीम कोर्ट ने जोगिंदर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में कही थी। 1994 का मामला था ये। और ये संरक्षण जो है, साथ साथ उच्चतम न्यायालय ने कहा ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये संरक्षण अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 दोनों में निहित हैं। ठीक है, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 जो भारतीय संविधान का, उसमें निहित हैं, मूल अधिकार हैं। ये आपको करना ही करना है। जो 3 बातें मैंने आपको बताई, इनका कठोरता से पालन किया जाना चाहिए। अगर इसका उल्लंघन होता है तो हम हैं यहाँ बैठे इनको न्याय दिलाने के लिए। इस मामले में हुआ क्या था, थोड़ी सी कहानी जान लीजिए। एक 28 वर्ष का नवयुवक अधिवक्ता था, वकील था। उसको वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद ने एक संबंध में अपने ऑफिस में बुला लिया। 7 जनवरी 1994 का मामला था। 10 बजे दिन में अपने भाई के साथ एसएसपी ऑफिस ये अधिवक्ता गया। ठीक 10 बजे गया था, 12:55 लगभग हो रहे थे। पिटिशनर का भाई ने मुख्यमंत्री को तार द्वारा सूचना दी कि उसे पिटिशनर को किसी आपराधिक मामले में फंसाए जाने या पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की आशंका थी। शाम को यह पता चला कि उसे थाने में अवैध रूप से रोका गया था। दूसरे दिन थाना इंचार्ज ने पिटिशनर को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने के बजाय मजिस्ट्रेट समक्ष प्रस्तुत नहीं किया, 24 घंटे का उल्लंघन किया। उसके संबंधियों से पुलिस अधीक्षक से मिलने को कहा। फिर 9 जनवरी 1994 को क्या होता है, ये 7 जनवरी का था मामला पूरा। फिर 9 जनवरी को क्या होता है,
शाम को संबंधियों को पता चला कि पिटिशनर को किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है। फिर 11 तारीख को क्या होता है, 11 अप्रैल की बात है। अनुच्छेद 32 के अधीन पिटिशनर को मुक्त कराने के लिए, इतने दिन वो रोके रहते हैं, ठीक है, उसको पकड़े रहते हैं। अनुच्छेद 32 के अधीन पिटिशनर को विमुक्त कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका फाइल की गई। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट वहाँ पर डाला गया। फिर 14 जनवरी को क्या होता है, पुलिस अधीक्षक न्यायालय में स्वयं उपस्थित होता है और कहा कि पिटिशनर को निरुद्ध नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में न्यायालय ने कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट में कोई उपचार नहीं दिया जा सकता है, किंतु पुलिस द्वारा अवैध गिरफ्तारी से निर्दोष व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए कुछ सिद्धांत विहित करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि ऐसे मामले बहुत सामने आ रहे थे। इसलिए इन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जिसका पालन गिरफ्तारी करते समय पुलिस को करना होगा। तो ये मामला जोगिंदर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का था। ठीक है, तो याद रखिएगा, कभी लिखना या कहीं आगे आपको स्टेटमेंट। न्यायालय ने इस मामले में बड़े कड़े शब्दों का प्रयोग भी किया था। मानव अधिकारों का दिन प्रतिदिन बहुत विस्तार हो रहा है पूरे विश्व में, लेकिन साथ ही साथ अपराधों की संख्या में भी तेजी आ रही है, वृद्धि हो रही है। ये भी कहा अंधाधुंध गिरफ्तारियों के जो मामले बढ़ रहे हैं, इसके कारण मानव अधिकारों का उल्लंघन और इसकी शिकायतें न्यायालय को लगातार मिल रही हैं। गिरफ्तारी की विधि के लागू करने के मामले में व्यक्तिगत अधिकारों और समाज के अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक है, और ये कहते हुए ये 3 सिद्धांत न्यायालय ने दिए। अब सबसे महत्वपूर्ण मामला अब जब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। ये मामला था 1997 का सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐतिहासिक महत्व का निर्णय कह सकते हैं कि पुलिस सुधार की दिशा में पुलिस किस तरह से काम करे, उस दिशा में DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य केस बहुत महत्व रखता है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी भी प्रकार का उत्पीड़न, क्रूर या अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार, चाहे वह जांच के दौरान कुछ पूछने के दौरान हो या किसी अन्य स्थान पर ऐसा कार्य किया गया हो, अनुच्छेद 21 में जो मूल अधिकार प्रदत्त हैं व्यक्ति को, उसका वर्जन है, उसका उल्लंघन है। पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु होना विधि के शासन द्वारा शासित सभ्य समाज में सबसे गंदा, सबसे घटिया अपराध है। ये कहा किसने? DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में। न्यायालय ने केंद्र और राज्यों की जांच एवं सुरक्षा एजेंसियों को सभी प्रकार की गिरफ्तारी और निरोध के मामले में अनुसरण करने के लिए विस्तृत, बहुत लंबे चौड़े मार्गदर्शक सिद्धांत इसमें दिए। यह मामला दरअसल एक गैर राजनीतिक संस्था के अध्यक्ष, जिनका नाम था DK बसु, इनके द्वारा जनहित याचिका के रूप में न्यायालय के समक्ष लाया गया था। इसमें जो याचिका करता था, उसने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को एक पत्र लिखा था, जिसमें पुलिस अभिरक्षा में हुई मौतें के विषय में उसमें आंकड़े भी दिए थे। यहाँ पुलिस अभिरक्षा में मौतें हो रही हैं। देश के कई समाचार पत्र में छपे समाचार, इसकी ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया था। न्यायालय ने उस पत्र को रिट पिटीशन मानकर मामले की सुनवाई की और पुलिस अभिरक्षा में हुई मौतों के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जब तक विधानमंडल इस संबंध में कोई विधि नहीं बनाता है, तब तक जो हम सिद्धांत दे रहे हैं इसका पालन कड़ाई से किया जाए। और सिद्धांत क्या क्या दिए थे, थोड़ा गौर से सुनिएगा। पहला सिद्धांत था कि गिरफ्तारी करने वाला या जांच करने वाला कर्मचारी का पद, नाम सही, प्रकट और स्पष्ट होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, क्या? गिरफ्तार करने वाला या जांच करने वाला कर्मचारी का पद, उसका नाम और उनका सही प्रकटन होना चाहिए। नेम प्लेट होनी चाहिए, ठीक है। ये स्पष्ट होना चाहिए कि कौन सा, किस पद का वो कर्मचारी है, इंस्पेक्टर है या सब इंस्पेक्टर है या फिर ASI है या हवलदार है, ठीक है। ऐसे सभी पुलिस कर्मचारी जो गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ करते हैं, उनका विवरण रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। ऐसे नहीं हवा में जो जैसे होता है, उनका विवरण होना चाहिए, किस किस ने पूछताछ की, कौन कौन मिला। दूसरा क्या बात कही इन्होंने कि गिरफ्तारी करने वाला पुलिसकर्मी गिरफ्तारी के समय एक मेमो बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा? गिरफ्तारी का एक मेमो बनाएगा, अरेस्ट मेमो बनाएगा, जो कम से कम 2 साक्षियों द्वारा प्रमाणित होगी।
जो गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार के होंगे या मोहल्ले के प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। ध्यान रखिए, जिसे गिरफ्तार करेगा या तो उसके रिश्तेदारों से या उसके मोहल्ले के प्रतिष्ठित व्यक्ति हों दो, उनसे उस पर हस्ताक्षर करवाएगा, ठीक है, साक्षी के रूप में। तीसरी बात कही कि गिरफ्तार या निरुद्ध व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि उसके एक मित्र, संबंधी या किसी अन्य व्यक्ति जिसको वह जानता हो, जिसे उसकी कुशलता में दिलचस्पी हो या जो उसका कल्याण चाहता हो, उसको इसकी सूचना दी जाए, जो आपने देखा जोगिंदर सिंह वाले मामले में। चौथी बात कही, पुलिस गिरफ्तारी का समय, स्थान, अभिरक्षा के स्थान की सूचना गिरफ्तार व्यक्ति के मित्र को देगी, अर्थात कहाँ पर किस समय गिरफ्तारी की गई, किस स्थान गिरफ्तारी की गई, अभिरक्षा में कहाँ रखा गया है, इसकी सूचना उसके मित्र को देगी जिसे वो चाहता है। यदि वह जिले से बाहर है अपने, तो विधिक सहायता प्रदान करने वाली जो संस्था है या उस क्षेत्र का जो पुलिस केंद्र है, उसके माध्यम से तार के द्वारा, अभी तो तार नहीं है सिस्टम, किसी भी सूचना के माध्यम के द्वारा गिरफ्तारी की सूचना 8 से 12 घंटे के भीतर अवश्य देना होगा। ये महत्वपूर्ण बात थी। पांचवी बात इसमें जो आई, गिरफ्तार व्यक्तियों को इस अधिकार के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि उनकी गिरफ्तारी की सूचना यथाशीघ्र किसी को दी गई है। ये उसे पुष्टि हो जानी चाहिए इस बात की, उसे बता देना चाहिए और दिखा भी देना चाहिए कि ये देखो, हमने इस बात की सूचना आपके इस मित्र को दे दी है, जिससे ऐसा ना हो कि हृदय घात से ही वो समाप्त हो जाए, उसको संतुष्टि हो, उतनी देर तक उसका मानसिक पतड़ना ना हो। अगली बात जो कही गई इसमें कि निरोध के स्थान पर गिरफ्तारी की सूचना डायरी में दर्ज करनी होगी, जिसमें उस मित्र के नाम का उल्लेख होगा जिसे गिरफ्तारी की सूचना दी गई है, ठीक है। तो निरोध के स्थान पर गिरफ्तारी की सूचना भी डायरी में दर्ज करनी होगी, उस मित्र का नाम लिखना होगा जिसे इसकी सूचना दी गई है और उस पुलिस कर्मचारी का नाम और विवरण का उल्लेख होगा जिसकी अभिरक्षा में वो गिरफ्तार व्यक्ति रखा गया है। अगली जो बात कही सुप्रीम कोर्ट ने कि गिरफ्तार व्यक्ति अगर ये प्रे करता है, प्रार्थना करता है कि उसकी जांच कराई जाए, तो उसके शरीर में पाई गई बड़ी और जितनी छोटी चोटें हैं, बड़ी चोटें हैं, जो भी वो चाहता है उसको दर्ज करना चाहिए, उसको दर्ज करना चाहिए। अगली बात कही कि व्यक्ति का गिरफ्तारी के 48 घंटे में प्रशिक्षित जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा राज्य या केंद्र राज्य क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा के निदेशक द्वारा जो अनुमोदित डॉक्टर हैं उनके पैनलों में से किसी डॉक्टर द्वारा डॉक्टरी जांच कराना चाहिए। स्वास्थ्य निदेशक सभी तहसीलों और जिलों के लिए ऐसा पैनल बनाएगा, ये इसमें निर्देश दिया गया। सभी दस्तावेजों जिसमें मेमो भी शामिल है, मेमो मतलब जो अरेस्ट मेमो बनाया था, उसकी प्रतिलिपियां क्षेत्र के मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड के लिए भेजी जाएंगी। गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपने अधिवक्ता से मिलने दिया जा सकता है, यद्यपि पूछताछ के पूरे दौरान में आवश्यक नहीं है। सभी जिलों और राज्यों के हेडक्वार्टर में, जो जिला का हेडक्वार्टर है, राज्य का हेडक्वार्टर है, पुलिस नियंत्रण कक्ष बनाया जाना चाहिए, जहां गिरफ्तारी और उसकी अभिरक्षा के स्थान की सूचना गिरफ्तार करने वाले पुलिस कर्मचारी को 12 घंटे के भीतर देना होगा और उसे पुलिस नियंत्रण कक्ष के स्पष्ट स्थान पर प्रदर्शित करना होगा। तो कंट्रोल रूम, पुलिस कंट्रोल रूम की बात इसी वाद में की गई थी। इसके बाद तमाम केसेस में उच्चतम न्यायालय ने जैसे जैसे सूचना का माध्यम बदलता गया, तमाम केसेस में तमाम इन्होंने बातें कही, लेकिन ये जो मामला है, ये 3 मामले बहुत महत्वपूर्ण हैं इस दिशा में देखें तो न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उपर्युक्त जो मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जो मैंने आपको बताया, इनके पालन में अगर विफल हो जाए तो संबंधित अधिकारी विभागीय कार्यवाही के अतिरिक्त न्यायालय अवमानना के लिए भी दोषी होगा और उसके विरुद्ध देश के किसी भी उच्च न्यायालय में जिसे अधिकारता है कार्यवाही प्रारंभ की जा सकेगी। ये अपेक्षाएं संविधान के अनुच्छेद 21 और 22(7) में निहित हैं और इनका कठोरता से पालन किया जाना चाहिए। ये सभी अपेक्षाएं अन्य गैर सरकारी अभिकरणों पर भी लागू होंगी, जैसे राजस्व निदेशालय हो गया, प्रवर्तन न्यायालय हो गया, तटरक्षक बल हो गए, केंद्रीय सुरक्षा बल हो गए, सीमा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, राज्य के सशस्त्र बल जो होते हैं जैसे यहाँ पर PSC है, और अन्य अभिकरण होते हैं पुलिस संबंधी, जिसमें जांच ब्यूरो CBI हो गई
ठीक है, आपकी रा हो गई, और सीआईडी हो गई, ट्रैफिक पुलिस हो गई, अन्य जो माउंटेड पुलिस, तिब्बत सीमा पुलिस, ये सभी जितने भी हैं सब पे ये मामला लागू होगा। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि इन निर्देशों को संबंधित प्राधिकारियों में विस्तृत रूप से प्रसारित किया जाए और ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर भी इसका प्रसारण किया जाना चाहिए। ये सब जितने भी इन्होंने निर्देश दिए हैं ताकि लोगों को ही पता चले अपने अधिकारों के बारे में। पुलिस अभिरक्षा में हुई मौतों के मामले में प्रतिकर के संबंध में न्यायालय ने कहा कि इसके लिए धनीय प्रतिकर ही सबसे उपयुक्त उपचार है और राज्य अपने कर्मचारियों के लिए प्रतिनिधि रूप में दायी है। अर्थात राज्य को ये दायित्व है राज्य पर कि अपने कर्मचारी जो हैं, वो जो कार्य कर रहे हैं, अवैध कार्य कर रहे हैं, इस तरह का प्रताड़ना कर रहे हैं, किसी की मृत्यु हो जा रही है, कोई प्रताड़ित हो रहा है, कोई पागल हो जा रहा है, कोई घायल हो जा रहा है, अपंग हो जा रहा है, तो इसका दायित्व राज्य पर होगा। भले ही राज्य या मुख्यमंत्री डायरेक्ट वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन दायित्व मुख्यमंत्री का ही होगा ये प्रतिकर देने का। ऐसे मामलों में नागरिकों का दावा कठोर दायित्व के सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसके विरुद्ध संप्रभु के सिद्धांत का बचाव उपलब्ध नहीं है। नागरिक राज्य से प्रतिकर पाने का हकदार है, जिसे दोषकर्ता द्वारा क्षतिपूर्ति करना ही करना होगा। इसके अलावा दंड तो मिलना ही मिलना होगा जिसने इस तरह की प्रताड़ना, इस तरह का काम अवैध किया है। तो ये थे प्रमुख वाद जिसमें और केसेस जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु से संबंधित जो महत्वपूर्ण केसेस हैं, और ऐसा पूरी उम्मीद है कि इस मामले में गोरखपुर में जो मामला हुआ है इसमें भी एक महत्वपूर्ण निर्णय निकलकर सामने आएगा कि जो केस इसमें हुआ है इसमें उचित दंड भी मिलेगा पुलिसकर्मी जो थे इसमें शामिल, और एक उचित यहाँ भी निर्देश, दिशा निर्देश इस मामले में भी माननीय न्यायालय के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।